हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जाएगा फॉर योर एग्जामिनेशन। यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सिंपल वर्ड्स में बिजनेस इन्वायरमेंट मींस वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक कंपनी के काम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स तो कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं, जैसे उसका कल्चर हो गया, रिसोर्सेज होगी या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉज, सोसाइटी के वैल्यूज़ और एथिक्स। ये सब कंबाइन होके एक बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है जी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक? देखो, ये एनवायरनमेंट समझना ज़रूरी है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कंपनी का स्ट्रेटजी कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमी में डाउन टाइम है या डाउन टर्न है, मतलब रिसेशन है, तो कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी लाती है तो कंपनी एक्सपेंशन के बारे में सोच सकती है। सोशो कल्चरल चेंजेस जैसे लोगों की प्रेफरेंसेस का बदलना मार्केट डिमांड्स को रीडिफाइन कर सकता है। और लॉस वो तो बताते हैं कि बिजनेस को कैसे लीगली ऑपरेट करना है। सो अगर आप इन्वायरमेंट को समझ लोगे तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बना सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला इंटरनल एनवायरनमेंट, ये कंपनी के अंदर के फैक्टर्स होते हैं जैसे कल्चर, एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट का स्टाइल। फिर आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहर के फैक्टर्स होते हैं और इसमें 5 मेन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक का हाल, उसकी पॉलिसीज़ और मार्केट कंडीशंस जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। फिर आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बिज़नेस के रूल्स को सेट करती है। आगे तीसरा आता है आपकी लीगल इन्वायरमेंट। अगर हम लीगल इन्वायरमेंट की बात करें, लॉस और रेगुलेशन जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस हो गई या फॉरेन एक्सचेंज रूल्स हो गए। सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, सोसाइटी के वैल्यूज़, कल्चर और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो कस्टमर के बिहेवियर को शेप देते हैं। फिर आपकी एथिकल इन्वायरमेंट आती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस जो कंपनी की रेपुटेशन बनाते हैं। ठीक है जी। बेसिकली जो आपको ये सिलेबस करवाया जा रहा है इसमें सारे के सारे आपको 2016 ऑनवर्ड्स प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो साथ के साथ करवाई जा रही हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है इंटरप्ले ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, यानी ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट शायद नए टैक्स रूल्स लाएगी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा और इसका असर कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे पड़ेगा जो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट का पार्ट है। सिमिलरली एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो लीगल इन्वायरमेंट में आता है बिजनेस को फोर्स करता है कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करे, लाइक CSR। ये सब इंटरकनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है फॉर स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। चैप्टर 2 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे मूव ऑन करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? देखो, ये वो फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के हेल्थ और बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। इसमें आता है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड पॉलिसीज़। बिजनेसेस को इन फैक्टर्स पे नज़र रखनी पड़ती हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सके। जैसे अगर हम ध्यान दें, जैसे कि प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या न्यू मार्केट में एंट्री होगी। इकोनॉमिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम बताता है कि एक सोसाइटी में रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं, गुड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और सर्विसेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसमें 3 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है कैपिटलिज्म। ये एक मार्केट ड्रिवन सिस्टम है जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है, इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, कंपटीशन होता है और मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। बिजनेस पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? अगर उसको देखें, कैपिटलिज्म में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलता है, दोनों को बूस्ट मिलता है, लेकिन इसमें इनकम इनइक्वालिटी और मोनोपोलीज भी हो सकती हैं। बिजनेसेस को प्राइसिंग और प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूनाइटेड स्टेट्स जहां टेक और फाइनेंस इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक याद रखो, एक क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर, इसमें प्राइस को इनविजिबल हैंड कहते हैं जो मार्केट को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम सोशलिज्म पे।
देखो, सोशलिज्म की हम अगर बात करें, इसमें स्टेट या कम्युनिटी मेजर रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है ताकि वेल्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। फीचर्स की बात करें, प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड है, ओनरशिप पब्लिक है और सोशल वेलफेयर पे इसमें मेन फोकस होता है। बिजनेस पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उसकी हम बात करें, सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो सकती हैं, लेकिन इसेंशियल गुड्स के लिए ये स्टेबल डिमांड होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्यूबा, जहां हेल्थ केयर और एजुकेशन स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। तीसरी आती है मिक्स्ड इकोनॉमीज, ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स है। प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करते हैं। फीचर्स की बात करूं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का को एग्जिस्टेंस है। रेगुलेशंस और वेलफेयर प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेसेस को इनोवेशन का चांस मिलता है, लेकिन रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एग्जांपल दूं, इंडिया, जहां आईटी सेक्टर प्राइवेट है लेकिन रेलवेज में गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक था, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आया था। देखो, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कैपिटल मार्केट जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें फिजिकल यानी टैक्सेशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग आता है, और मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई होता है, जो इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को शेप देते हैं। स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम की बात करें, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बैलेंस, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन, ये ट्रेड बैलेंस होता है, ठीक है। बाकी जो दो ऑप्शन थे वो गलत थे, लेकिन जो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, यानी जिसमें वैल्यू और ट्रेडिशंस होते हैं, और एजुकेशनल इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन कैपिटल आती है, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सोशल फैक्टर्स होते हैं। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी। देखो, इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के टूल्स हैं जो इकोनॉमी को मैनेज करते हैं। इसमें दो मेन टाइप्स आती हैं। सबसे पहले आती है मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं। ये सेंट्रल बैंक, जैसे आपका इंडिया का आरबीआई, के एक्शंस होते हैं जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें आपको मैं टाइप्स बताऊं, सबसे पहले एक्सपेंशनरी, मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाते हैं ताकि बोरिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रेपो रेट कम करना। फिर आती है कॉन्ट्रैक्शनरी, जिसमें मनी सप्लाई घटाया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, एक्सपेंशनरी पॉलिसी से बोरिंग चीप होती है, बिजनेसेस एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से बोरिंग कॉस्टली होती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो सकता है। एग्जांपल अगर मैं दूं, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंट्रल बैंक्स ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यूज़ की थी। अब आगे चलते हैं फिजिकल पॉलिसीज़ पे। देखो, फिजिकल पॉलिसी यानी ये गवर्नमेंट के टैक्सेशन और स्पेंडिंग के डिसीजंस होते हैं। इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर एक्सपेंशनरी की बात करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाया जाता है या टैक्सेस कम किए जाते हैं ताकि डिमांड बढ़े। एग्जांपल अगर मैं दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कॉन्ट्रैक्शनरी में स्पेंडिंग घटाया जाता है या टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा होता है, डिमांड बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी डिमांड कम कर सकती हैं, तो बिजनेसेस को कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अगर एग्जांपल दूं, इंडिया का 2020 कोविड स्टिमुलस पैकेज, जिसमें टैक्स रिलीफ और सब्सिडीज दी गई थी। अब एक क्वेश्चन आया था, पॉलिसीज डिवाइन डिसीजन मेकिंग। देखो, पॉलिसीज एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब पॉलिसीज बाउंड्रीज सेट करती हैं ताकि डिसीजंस कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन रहें। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएगी, तो उसके डिसीजन उसी डायरेक्शन में ही होंगे। अब आगे चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। यानी ये हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता है। देखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस का बिजनेस एक्टिविटीज़ पे असर। गवर्नमेंट एक बड़ा प्लेयर है जो बिजनेस के रूल सेट करता है, चाहे वो रेगुलेशंस हो, इंसेंटिव्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट का रोल देखें, गवर्नमेंट का बिजनेस में 4 मेन रूल्स होते हैं। पहला, रेगुलेटर। गवर्नमेंट लॉस और स्टैंडर्ड्स बनाता है ताकि फेयर कंपटीशन हो और कंज्यूमर सेफ रहे। अगर मैं एग्जांपल दूं, एंटी मोनोपोली लॉस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर आता है फैसिलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, पोर्ट्स या सब्सिडीज या टैक्स ब्रेक्स देकर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। कंज्यूमर है, गवर्नमेंट खुद गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, जैसे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट जो डिमांड बिजनेसेस के लिए क्रिएट करते हैं।
पॉलिसी मेकर है, इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज बनाता है जो बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करती हैं, जैसे जीएसटी या आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसके फीचर्स हैं गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट है, रूल ऑफ लॉ है और प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन है। बिजनेस पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट देता है जो इनोवेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यूएसए जहां बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। फिर आता है अथॉरिटेरियन रिजाइम। फीचर्स की बात करें, पावर एक ग्रुप या लीडर के हाथ में होती है, पॉलिसीज अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। बिजनेस पे रिस्क होते हैं जैसे नेशनलाइजेशन या सडन रेगुलेशंस के। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया जहाँ प्राइवेट बिजनेसेस ऑलमोस्ट नहीं होते। तीसरा मिक्स सिस्टम्स आते हैं, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन एलिमेंट्स का ये मिक्स है। बिजनेसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल और मार्केट फ्रीडम के बीच बैलेंस करना पड़ता है। एग्जाम्पल चाइना जहाँ स्टेट कंट्रोल भी है और मार्केट रिफॉर्म्स भी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस का। देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों देते हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज़ की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी या स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ट्रेड पॉलिसीज़ में टैरिफ्स, कोटास या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। लेबर लॉस में मिनिमम वेजेस, वर्क प्लेस पे सेफ्टी और एम्प्लॉय के राइट्स आ जाता है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की बात करें, एमिशन स्टैंडर्ड्स हो गए या सस्टेनेबिलिटी रूल्स हो गए। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, ग्रीन एनर्जी कंपनीज को टैक्स ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन नए रेगुलेशंस के कंप्लायंस कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिस्क, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेस के लिए गेम चेंजर है। स्टेबल गवर्नमेंट प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज देती है, जबकि इनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती है। इनस्टेबिलिटी लाइक जैसे प्रोटेस्ट या कूप्स का होना। पॉलिटिकल रिस्क की बात करें, पॉलिसी चेंजेस, सडन टैक्स या रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं। करप्शन है, ब्राइबरी या अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कॉस्ट को बढ़ाती हैं। जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड वॉर्स या सैंक्शंस जो इंटरनेशनल बिजनेस को हिट करते हैं। सोल्यूशन क्या है इनका, बिजनेसेस डाइवर्सिफिकेशन, एडवोकेसी या स्टेबल रीजन्स में इन्वेस्ट करते, उससे उनका रिस्क कम होता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, लीगल इन्वायरमेंट। क्या है ये लीगल इन्वायरमेंट? लीगल इन्वायरमेंट में वो सारे लॉस और रेगुलेशंस आते हैं जिनका बिजनेसेस को फॉलो करना पड़ता है। ये इंश्योर करते हैं कि प्रैक्टिसेस फेयर हों, स्टेक होल्डर्स प्रोटेक्टेड रहें और मार्केट में इंटीग्रिटी बनी रहे। क्या की एरियाज की बात करें जो इसमें हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, लेबर लॉस और इन्वायरमेंट रेगुलेशन। सो स्टार्ट करते हैं विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीपीए। देखो इंडिया में सीपीए पहली बार 1986 में आया और 2019 में अपडेट हुआ। ये कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करता है। फीचर्स की बात करें, कंज्यूमर राइट्स हैं, इसमें लाइक राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिड्रेसल और एजुकेशन आ जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे फॉरम्स हैं जहां कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स लेके जा सकते हैं। ई कॉमर्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखो 2019 के अपडेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, जैसे क्लियर प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिटेल्स। पेनल्टीज़ की बात करें, अगर मिसलीडिंग एड्स, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए स्ट्रिक्ट फाइन्स को प्रिस्क्राइब किया गया है। अब इसका भी इम्पैक्ट है बिजनेसेस को प्रोडक्ट क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और एथिकल मार्केटिंग पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है जी। अब कंप्लाइंस से ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ सकती है। अगर एग्जांपल आपको दूं, अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को क्लियर प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाने और इजी रिटर्न्स देने पड़ते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, सीपीए बिल दिसंबर 1986 में पास हुआ और 24 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया। ये एक 3 टायर सिस्टम देता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें एक लेडी सोशल वर्कर होती है। स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, जिसमें एक हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड जज होते हैं। नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज होते हैं। अब एक कंज्यूमर राइट्स पूछे गए थे सेक्शन 6 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हजार्डियस गुड्स या सर्विसेज से प्रोटेक्शन, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। अप्रोप्रिएट फॉरम्स में कंज्यूमर इंटरेस्ट की कंसिडरेशन होती है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।
इसमें एक चीज़ याद रखो, देखो मार्केट फोर्सेस या कवी टेम्पटर यानी बायर बिहेवियर कॉन्सेप्ट कंज्यूमर के लिए इनफ नहीं है, इसलिए लीगल प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अब हम चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फैमा पे। देखो फैमा 1999 में आया, जिसने हैरा को यानी FERA को रिप्लेस किया, और ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करता है ताकि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट स्मूथ हों। फीचर्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यानी रिमिटेंसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड पेमेंट्स को कंट्रोल करता है। FDI रेगुलेशंस हैं, बताता है कि कहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है या रिस्ट्रिक्टेड है। पेनल्टीज़ की बात करें, अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के लिए ये फाइन्स को प्रिस्क्राइब करता है। इम्पैक्ट इसका भी पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली कंपनीज को फैमा के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनेबल करता है, लेकिन कंप्लाइंस भी मैंडेटरी है। अगर आपकी एग्जांपल दूं, एक टेक फर्म को FDI लेने के लिए फैमा के सेक्टोरल कैप्स और रिपोर्टिंग नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी। फैमा के कुछ ट्रू फीचर्स की बात करें, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI पेमेंट्स टू या फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स रेगुलेट कर सकता है। RBI कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, इवन ऑथराइज्ड पर्सन्स के लिए भी। सारे फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑथराइज्ड पर्सन्स के थ्रू होने चाहिए, जैसे लाइक बैंक्स होगा। ये आपके उन्होंने स्टेटमेंट्स में पूछा था, व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ रॉन्ग। कुछ जो गलत स्टेटमेंट थी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड होल्ड करना कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर अलाउड है। फैमा इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड पे ब्रॉडली अप्लाई नहीं होता, ओनली इंडिया रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे ही होता है। ठीक है जी। अब बात करें फैमा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है। फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट्स हो गए, इंडियन करेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी में पेबल हों, ट्रैवलर्स चेक इशूड अब्रॉड लेकिन इंडियन करेंसी में पेबल है। अब आगे चलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ECB का टॉपिक है एक। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे FDI, FPI, प्राइवेट इक्विटी और फॉरेन वेंचर कैपिटल के थ्रू होता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स और एक्सपोर्ट्स में हेल्प करता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म फॉरेन बोरिंग है, जैसे इंटरनेशनल बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट से फंड लेना। अगर इम्पैक्ट की बात करूं, कैपिटल इनफ्लोज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंप्रूव करते हैं, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है, ट्रेड बैलेंस और रिमिटेंस भी मैटर कहीं ना कहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ और लीगल फ्रेमवर्क्स आते हैं, कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मर्जर्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूल्स हैं ये सारे। लेबर लॉस आती हैं, फेयर वेजेस, सेफ्टी और एम्प्लॉयज़ राइट्स के लिए। इन्वायरमेंटल लॉस की बात करें, पोल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए बिजनेसेस को इन लॉस पे अपडेटेड रहना पड़ता है ताकि पेनल्टीज से बच सके और कंप्लाइंस को मेंटेन कर सके। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप्स आपको जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10। थैंक यू।